चैप्टर 6 पार्ट बी, गिरफ्तारी का वारंट, वारंट ऑफ अरेस्ट। पहले हमने देखा कि कोर्ट जो है अभियुक्त को बुलाने के लिए सम्मन भेज रहा है, ठीक है, क्योंकि साक्षी को जो सम्मन बुलाने के लिए भेज रहा था वह सेक्शन 69 में अलग से दे रखा था, बाकी सारे जो थे वो अभियुक्त को बुलाने के लिए थे, ठीक है। तो अभियुक्त को बुलाने के लिए न्यायालय ने सम्मन भेजा। अब जो है वो आया नहीं उस सम्मन से, ठीक है। तो अब वो सम्मन से नहीं आया तो कोर्ट क्या करेगा, अब उसके विरुद्ध जो है गिरफ्तारी का वारंट निकाल देगा, ठीक है। और एक बात और कि जब तक जो है कोर्ट, न्यायालय जो है डिसाइड नहीं कर लेता, निर्णय नहीं दे देता कि वह जो व्यक्ति है वह अपराधी है, ठीक है, उसको दोष सिद्ध या कन्विक्ट नहीं कर देता, तब तक वह व्यक्ति अभियुक्त रहेगा, ठीक है। तब तक उसको अपराधी नहीं कहेंगे, तब तक उसको अभियुक्त बोलेंगे, और जब वो डिसाइड हो जाता है कि इसने, फिर वो अपराधी कहलाएगा। तो सब ये चैप्टर सेक्शन 70 से लेकर सेक्शन 81 तक है। तो सेक्शन 70 बताता है कि वारंट का क्या प्रारूप और उसकी अवधि, क्या ड्यूरेशन होगी और क्या जो है उसका फॉर्म होगा, ठीक है। तो वारंट जो है, वारंट एक कॉपी में होगा, ठीक है ना। जैसे सम्मन 2 कॉपी में होता है, वारंट सिर्फ एक कॉपी में होता है, और सेम वही रिटर्न में होगा, लिखित रूप में होगा। फिर जो उस कोर्ट का जो जारी कर रहा है, उसके जो पीठासीन अधिकारी है, जो भी उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, वो उस पर साइन करेगा, और फिर कोर्ट की सील लगी होगी, मुद्रा लगी होगी, ठीक है। अब उसकी अवधि कितनी टाइम रहेगी, कितने टाइम तक वह जारी रहेगा, लागू रहेगा, ठीक है, प्रवर्तन में रहेगा या फोर्स में रहेगा वारंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कब कितने टाइम तक फोर्स में रहेगा, ठीक है। तो कब कितने टाइम तक वो फोर्स में रहेगा, जब तक या तो न्यायालय उसको खुद रद्द ना कर दे, कैंसिल ना कर दे, जिस कोर्ट ने जारी किया है वो खुद ही उसको कैंसिल कर देगा, तो फिर वो ख़त्म हो जाएगा, या फिर उसको एग्जीक्यूट कर दे, ठीक है। जिस व्यक्ति को पकड़ के लेके आना है, गिरफ्तार करके लाना है, उसको गिरफ्तार करके ले आए, तो फिर उसकी जो प्रवर्तन है वो ख़त्म, वो वारंट, फिर उसके बाद जो है वो वारंट ख़त्म हो जाएगा जब उसको गिरफ्तार करके ले आए या फिर कोर्ट ने उसको कैंसिल कर दिया। अब सेक्शन 71 क्या कहता है कि प्रतिभूति लिए जाने का निर्देश देने की शक्ति, ठीक है, पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन, ठीक है। तो जो भी वारंट जारी कर रहा है न्यायालय, वो न्यायालय की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसकी इच्छा है, वह चाहे तो उस पर प्रतिभूति का भी जिक्र कर सकता है, ठीक है, डायरेक्शन दे सकता है कि इससे प्रतिभूति लेकर। प्रतिभूति क्या होती है कि जब भी पुलिस जो है ऑफिसर जब गिरफ्तार करने जाएगा व्यक्ति को, अगर उस पर लिखा है कि उससे प्रतिभूति ले लो, कोई सिक्योरिटी ले लो, ठीक है, तो अगर वो सिक्योरिटी दे देता है व्यक्ति, तो उसको पुलिस ऑफिसर उसको गिरफ्तार करके लेके नहीं आएगा, वहीं पर उसको छोड़ देगा, ठीक है, उसने जो सिक्योरिटी लिखी है वो दे दी, तो ठीक है। तो फिर कोर्ट जो है अपने विवेक से प्रतिभूति के लिए भी लिख सकता है, डायरेक्ट कर सकता है वारंट में, ठीक है। तो फिर उस प्रतिभूति के लिए क्या क्या लिखेगा कोर्ट, ठीक है। तो उस प्रतिभूति के लिए क्या लिखेगा, एक तो होगी कुछ व्यक्ति, ठीक है ना, कुछ व्यक्ति होंगे प्रतिभूति जो उस आदमी की गारंटी देंगे, ठीक है ना, कि भी ये आदमी ठीक है, ठीक है ना, ये आदमी जो है आ जाएगा, ठीक है, इस तरह की कोई गारंटी देंगे, ऐसे व्यक्ति होंगे। तो उन व्यक्तियों की प्रतिभूओं की संख्या, ठीक है ना, उन व्यक्तियों को क्या कहेंगे, प्रतिभू, श्योरिटीज़ कहेंगे उन व्यक्तियों को, ठीक है। तो उन व्यक्तियों की संख्या भी, कितने आदमियों की जो है ज़रूरत है उसकी सिक्योरिटी देने के लिए, ठीक है ना, तो वो 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 1 हो सकता है, ठीक है। और फिर उसके बाद होगी रुपए भी लिख सकते हैं कि अगर तुम्हें, ठीक है, उसमें लिखा है कि तुम्हें कोर्ट में आना होगा इस तारीख को, ठीक है, तो तुम्हें, अगर तुम नहीं आओगे तुम्हारे मतलब उससे रकम भरवा लेंगे, कितने ही भरवा सकते हैं, 1000 रुपये भरवा सकते हैं, 2000, 5000, ठीक है। तो इतने रकम तुमने ये इसमें लिखे तुम जमा करवा दो, और अगर हमने तुम्हें जिस दिन बुलाया है कोर्ट में, उस दिन तुम हाजिर नहीं होते हो, तो फिर तुम्हारे ये जो रुपए हैं, 5000 जितने रुपए तुमने जमा कराए हैं, ये तुम्हारे रुपए जो है ये कोर्ट में जमा हो जाएंगे, न्यायालय इसको ले लेगा, ये जब्त हो जाएंगे एक तरह से। और तीसरा है कि टाइम, उसमें समय लिखा होगा प्रतिभूति में कि भाई किस टाइम पे तुम्हें कोर्ट में हाजिर होना है, किस किस टाइम पर, ठीक है। तो फिर प्रतिभूति के लिए 3 चीज़ें लिखी होंगी, प्रतिभूओं की संख्या कितने होने चाहिए, रकम जो अमाउंट होगी वह, और जो टाइम,
ठीक है ना, कि जब भी उसको कोर्ट के अंदर आना है, ठीक है ना, हाजिर होना है, प्रेजेंट होना है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद तो जब वो अगर मानो सिक्योरिटी पुलिस वाला सिक्योरिटी उससे प्रतिभूति ले लेता है, तो फिर वो जो बॉन्ड उसने भरवाया है, जो भी उसको दिया था प्रतिभूति के लिए, तो वो बॉन्ड जो है, बंद पत्र जो है, फिर वो न्यायालय को जमा करवा देगा। 72 कहता है कि वारंट किसको निर्दिष्ट होगा, किसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है, किसको दिया जाएगा। तो साधारणतः तो ये पुलिस ऑफिसर को ही दिया जाता है, लेकिन अगर मान लो कोई पुलिस ऑफिसर उपलब्ध नहीं है, कोर्ट के पास नहीं है, तो फिर कोर्ट किसी व्यक्ति को या किसी और ऑफिसर को भी जारी कर सकता है ठीक है। अब है 73, वारंट जो है किसी भी व्यक्ति को निर्दिष्ट हो सकते हैं, भी किसी भी आदमी को, किसी भी पर्सन को वो दे सकते हैं। ऐसे भी कई बार हो जाता है कि किसी भी आदमी को वारंट निर्दिष्ट कर दे, तो ठीक है, ये वारंट जारी करने की पावर सिर्फ 2 ही जनों के पास है, या तो वो CJM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ही जारी कर सकता है, या फिर JM फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या मुख्य प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, ठीक है ना। तो CJM या JM फर्स्ट ही जारी करेगा किसी व्यक्ति को कि भाई तुम जो है पकड़ के, किसी भी आम व्यक्ति को कह सकता है कि तुम जो है उस व्यक्ति को पकड़ के ले आओ। अब वो कौन से व्यक्ति होंगे जिनको पकड़ने के लिए जारी होगा, ठीक है, तो वो कौन से व्यक्ति हो सकते हैं? सिद्ध दोष, कन्विक्ट। सिद्ध दोष कौन होता है? जिसे कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, निर्णय कर दिया है कि ये तो अपराधी है, उसको सज़ा सुना दी गई है, वह व्यक्ति सिद्ध दोष होता है, ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार करना है जो सिद्ध दोष है, या फिर वो उद्घोषित अपराधी है। अब उद्घोषित अपराधी कई बार शब्द आ चुका है कि उद्घोषित अपराधी है कौन, ठीक है। तो एक तो मैंने बताया था कि उद्घोषित अपराधी वह है कि उसके लिए उद्घोषणा जारी करेंगे, ठीक है। अब उद्घोषणा कैसे जारी हो सकती है, वो एक तो अब अभी हम आगे डिटेल में पूरे से पढ़ेंगे, और भाई या तो जहाँ पर वो रहता था उस जगह पर अनाउंस कर देंगे, और दूसरी, और अगर कोर्ट को ठीक लगता है तो फिर वो साथ में किसी न्यूज़पेपर में भी उसके लिए उद्घोषणा निकलवा सकती है, ठीक है। तो अब उद्घोषित अपराधी कौन होगा? तो उद्घोषित अपराधी के लिए इसमें सेक्शन बता रखे हैं, IPC के इन सेक्शंस में उसने अपराध किया है। कौन से सेक्शन है? 302, 304, 382, 392, 399, ठीक है। ये कई सेक्शन इसमें बता रखे हैं। इन सेक्शंस में उसने अपराध किया है तो वह व्यक्ति जो है उद्घोषित अपराधी माना जाएगा, और उसके साथ साथ उसके लिए वैसी उद्घोषणा भी हो चुकी है, तो वह व्यक्ति जो है उद्घोषित अपराधी हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, उद्घोषणा भी होनी चाहिए प्लस उसने उनमें अपराध किया होना चाहिए उन सेक्शंस के अधीन, ठीक है। तो सिद्ध दोष हो गया, उद्घोषित अपराधी हो गया, और तीसरा हो गया अजमानतीय कोई अपराध किया है, नॉन बेलेबल कोई ऑफेंस किया है उसने, ठीक है ना, ऐसा अपराध जिसके लिए जमानत नहीं मिलती। तो इन तीनों अपराधों में से कोई भी अपराध किया है किसी व्यक्ति ने, तो इसके लिए जो है CJM या JM फर्स्ट उनको पकड़ने, उन अपराधियों को पकड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति को वारंट जारी कर सकते हैं, ठीक है। और जिस व्यक्ति को वारंट जारी किया है वो रिटर्न में उसको स्वीकार करेगा। अगर वो उसको गिरफ्तार कर लेता है तो फिर उसको मजिस्ट्रेट के सामने लेके चल, अगर उसकी ठीक उसको मजिस्ट्रेट के सामने वो भिजवा देगा, ठीक है। फिर 75, 74 इंपॉर्टेंट नहीं, 74 कोई खास बात नहीं कहता। 75 क्या कहता है कि जब भी पुलिस ऑफिसर जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करेगा, ठीक है, जब वो गिरफ्तार करेगा तो फिर जो उस वारंट के बारे में, जो भी उस वारंट में लिखा हुआ है उसके लिए भी, किस अपराध के लिए उसको गिरफ्तार कर रहे हैं और कुछ उस वारंट में लिख रहा है, तो कि भाई जमानती है, प्रतिभूति लेनी है, सब बातें जो हैं उसको सारी उसको बताएगा, उसकी सूचना, उसको इन्फॉर्मेशन देगा उसको। और अगर वो व्यक्ति यह कहता है कि उसको वारंट दिखाए तो फिर उसको वारंट भी दिखाएगा। 76 वही जो 57 में था कि कोर्ट के सामने वो जल्द से जल्द उसको लेके आएगा मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है, और वो न्यायालय के सामने लेके आएगा और वही यात्रा का समय निकाल के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको प्रस्तुत करेगा। 77 वारंट का निष्पादन कहीं पर भी कर सकते हैं, वारंट को पूरे भारत में कहीं भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, भारत में किसी भी स्थान पर, ठीक है। ठीक है, वही बात है कि राजस्थान के न्यायालय ने जारी किया है, ठीक है, और व्यक्ति जो है वो भागकर महाराष्ट्र चला गया है तो उसको वहाँ पर भी जाके पकड़ सकते हैं। अब 78 ये कहता है कि मान लो कि अधिकारिता से बाहर है वो व्यक्ति और उसको वहाँ पकड़ना है, तो फिर क्या हो सकता है, इसके क्या क्या हो सकता है। तो 78 कहता है
कि वही जुरिस्डिक्शन से अगर बाहर भेजना है तो या तो कोर्ट क्या करेगा, बाई पोस्ट भेज सकता है। ठीक है, तो बाई पोस्ट वो किसको भेजेगा, वारंट या तो बाई पोस्ट भेजेगा या किसी और तरह से ही भेज सकता है, बाई पोस्ट भेज सकता है या किसी और तरीके से भी दूसरे शहर जहाँ पर दूसरी जुरिस्डिक्शन में है वो भेज सकता है। ठीक है, तो किसको भेजेगा, ठीक है, तो किसको भेजेगा, एक तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में वही सभी आ गए, डीएम, एसडीएम, ठीक है ना, एडीएम सब आ गए, या फिर वो भेज सकता है पुलिस अधीक्षक को, जिला पुलिस अधीक्षक को, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसपी को, या फिर वो भेज सकते हैं पुलिस आयुक्त को। पुलिस आयुक्त होता है कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक है, तो इन तीनों में से वो किसी को भी जो वारंट है भेज देगा। ठीक है, और ये वारंट भेज देगा और वारंट के साथ साथ कोई और जो डॉक्यूमेंट्स है उस अपराधी के, सॉरी अभियुक्त के जो और भी डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो उसके साथ भेज देगा, ताकि वो उनसे वो डिसाइड कर सके कि उससे भी ज़मानत ले सकते हैं नहीं ले सकते हैं। ठीक है ना, प्रतिभूति, ठीक है ना, वो सब ले सकते हैं नहीं, इस तरह लिए बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स उनके पास भेज देंगे। ठीक है, फिर वो जो ये तीनों ही जो व्यक्ति हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एसपी और या फिर कमिश्नर, ये जो है अपने उसको वारंट को एग्जीक्यूट करवा देंगे अपने तरीके से। या फिर सेक्शन 79 क्या कहता है कि जो पुलिस ऑफिसर है वो खुद भी लेके दूसरे शहर में जा सकता है, दूसरी जुरिस्डिक्शन अधिकारिता में जा सकता है। ठीक है, तो जब वो पुलिस अधिकारी पुलिस ऑफिसर खुद लेके जाता है तो फिर उसको क्या ड्यूटीज़ होती है, उसको क्या करना होता है, तो वो क्या करेगा, खुद लेके जब भी जाएगा तो वो उस शहर के उस जगह पर, दूसरे जगह पर जहाँ पर गया है वहाँ के कार्यपालक मजिस्ट्रेट किसी भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। ठीक है, या फिर वो उसको पुलिस स्टेशन में एसएचओ या एसएचओ से ऊपर की पोस्ट का जो भी पुलिस ऑफिसर है उसके पास लेके जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों में से वो किसी के पास भी लेके जाएगा, कार्यपालक मजिस्ट्रेट या एसएचओ से ऊपर की पोस्ट का कोई भी पुलिस ऑफिसर उनके पास लेके जाएगा। वो उस पर जो है अपना नाम लिख देंगे, नाम को एंडोर्स कर देंगे, पृष्ठांकन कर देंगे, और फिर उनके नाम लिखने से ये हो जाएगा, फिर उस व्यक्ति के पास ये हो जाएगा कि हाँ भी इसको पावर दे दी गई है कि अब ये वारंट को यहाँ पर इस शहर में एग्जीक्यूट करवा सकता है। ठीक है, और उसको अगर कोई और उनकी कोई हेल्प की ज़रूरत है और कोई पुलिस की ज़रूरत है, ठीक है, फोर्स की ज़रूरत है, तो वो पुलिस फोर्स उसको उपलब्ध करा देंगे। लेकिन अगर उस पुलिस ऑफिसर को जो वारंट लेके आया है दूसरे शहर में गया है, उसको ये लगता है कि अगर मैं पुलिस के पास गया, एसएचओ या ईएम के पास गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास गया, वहाँ गया तो मेरे को लेट हो जाएगा, इतने में तो वो अभियुक्त भाग जाएगा। ठीक है, तो फिर वो क्या करेगा, उनके पास ज़रूरी नहीं है उसका पृष्ठांकन एंडोर्स करवाना, वो बिना एंडोर्समेंट के भी जा सकता है और उनको पकड़ सकता है। ठीक है, तो पृष्ठांकन के बिना भी चाहे तो वो पकड़ के ला सकता है, अगर लेट होने का उसको विलम्ब हो सकता है। अब सेक्शन 80, ठीक है, अब दूसरी जुरिस्डिक्शन में जिसने पकड़ा है, ठीक है ना, जो दूसरी अधिकारिता में जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो फिर क्या करेंगे, उस व्यक्ति को किसके पास लेके आएंगे, वही उस कार्यपालक मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या एसपी या कमिश्नर, ठीक है ना, जिनको हमने वो वारंट भेजा था, ठीक है ना, उन तीनों के पास लेके आएंगे। ठीक है, लेकिन उनके पास लेके आएंगे, लेकिन उनके पास कब लेके आना ज़रूरी नहीं है। मान लो कि गंगानगर की कोर्ट ने जो है वारंट जारी करके हनुमानगढ़ भेजा। ठीक है, अब यहाँ से हनुमानगढ़ है 60-70 किलोमीटर्स, ठीक है, या 50 किलोमीटर्स नियर अबाउट। ठीक है, तो यहाँ से जो वहाँ भेजा है, ठीक है, लेकिन उस व्यक्ति को जहाँ गिरफ्तार किया गया वहाँ से जो गंगानगर का कोर्ट है जिसने जारी किया था वो 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, 30 किलोमीटर की दूरी पर ही है, तो फिर उस व्यक्ति को क्या करेंगे, गंगानगर ही ले आएंगे। या फिर दूसरी चीज़ क्या है कि जहाँ उसको गिरफ्तार किया है, ठीक है, तो एक तो गंगानगर के कोर्ट ने तो भेजा था, ठीक है ना, वो क्या कहते हैं, वारंट जारी किया था। ठीक है, और दूसरा कोर्ट है, और गंगानगर का कोर्ट जो है उस दूसरे कोर्ट से दूसरे जगह से ज़्यादा पास पड़ता है। ठीक है, तो वो सोचेंगे कि वहाँ ले जाने से अच्छा है कि गंगानगर का ज़्यादा पास है तो हम गंगानगर ही ले आते हैं।
ठीक है। या फिर तीसरी चीज़ क्या है कि 71 में, सेक्शन 71 में जो प्रतिभूति श्योरिटी लेने का जो और उसमें था, वो वारंट जो है प्रतिभूति मतलब लेने वाला है कि भी प्रतिभूति लेके छोड़ सकते हैं, तो फिर उसको प्रतिभूति लेके छोड़ देगा। ठीक है। तो इन 3 कंडीशन में 30 किलोमीटर दूर है, या फिर वो ज़्यादा पास है जुरिस्डिक्शन वाला एरिया, और या फिर जो है जिसने वारंट जारी किया है कोर्ट ने वो ज़्यादा पास है, या फिर वो 30 किलोमीटर पर है, या फिर जो है प्रतिभूति ले ली है। इन 3 कंडीशन में तो वो अलग बात है, नहीं तो फिर वो उसी EM, SP या कमिश्नर के पास ले आएगा। ठीक है। अब सेक्शन 81 क्या कहता है कि जब उस EM, SP या कमिश्नर के पास जो है लेके आता है, EM कौन होता है? एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। ठीक है। तो उनके पास लेके आता है तो फिर उनकी क्या ड्यूटी होगी? ठीक है। तो वो क्या करेंगे, वो उस व्यक्ति को, जो अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, उसको अभिरक्षा में, ठीक है ना, कस्टडी में भेज देंगे। ये है, ठीक है ना, बेलेबल ऑफेंस है और उनको लगता है, ठीक है, या तो फिर और बेलेबल ऑफेंस है तो फिर वो उसकी बेल ले लेंगे, ठीक है ना, जमानत भरवा लेंगे और उसको छोड़ देंगे। और जो बॉन्ड है, जो जमानत भरवाई है, वो जो बेल ली है, वो जो बॉन्ड भरवाया है, वो बॉन्ड उस कोर्ट को भेज देंगे। या फिर कोर्ट जो वो ऑफेंस जो उसने अपराध किया है वो अजमानती है तो फिर वो क्या करेंगे, जिस ज़िले में गिरफ्तारी हुई है, जो अधिकारिता से बाहर हमने भेजा था, तो उसी ज़िले में, ठीक है ना, जहाँ गिरफ्तारी हुई है उस ज़िले के या तो CJM, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को, या फिर वहाँ के सेशन जज को, सत्र न्यायाधीश को, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे और उस व्यक्ति को भिजवा देंगे। ठीक है। और सत्र न्यायाधीश जो है उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह देखकर उनको लगता है कि ठीक है इससे तो फिर वो जमानत ले लेंगे। ठीक है। तो वारंट के इतने ही सेक्शंस थे।